आवाज नीचे और निगाहें ऊपर, ठीक है। सेकंड अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में हो चुका है। यूकैरियोटिक में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, कॉपी चेक कर सकते हैं, भूल चूक लेनी देनी, कल कुछ नहीं होगा, आज का आज, ठीक है। किसी नंबर बढ़ रहे हो घट रहे हो तो बता दीजिए, घट रहे हो तब भी बता दें, बढ़ रहे हो तब भी बता दें, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में या यूकैरियोट्स में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग बहुत छोटी सी थी, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीव ही छोटे होते हैं। अब यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग थोड़ी बड़ी है, सिंपल है पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, ठीक है, गुणसूत्र बनाते हैं। यूकैरियोटिक जीवों में ऋणावेशित डीएनए के चारों ओर धन आवेशित हिस्टोन प्रोटीन लिपटी रहती है। इस संरचना को कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? वहां पर क्या कहते थे? न्यूक्लियोइड्स। यानी प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक में जो ऋणावेशित डीएनए था उसके चारों ओर कैसी प्रोटीन थी? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यहाँ पर कैसी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। वहाँ नॉन हिस्टोन थी, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन है, ये ध्यान रखना है। तो धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन लिपटी रहती है, बनने वाली संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। और यूकैरियोटिक जीवों में जो प्रोटीन है ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। H1, HBA या चलो भी मान लेते हैं, HBA, HB2, S3, H4, ठीक है। H1, HB, HB2, H3 और H4 ये प्रोटीन है 5 प्रकार की, जिनमें से जो पहली वाली हैं इनमें लाइसिन की अधिकता होती है और H3, H4 में आर्जिनिन की अधिकता होती है, अमीनो अम्ल, ठीक है। H1, H2A, H2B में H2A, H2B, ठीक है, इनमें होती है लाइसिन की अधिकता और H3, H4 में किसकी होती है? आर्जिनिन की। ये याद रखना है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से H2A और H2B ये दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो लाइसिन था, आर्जिनिन था, 2 अन्य थे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपको टिक करना था? लाइसिन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, H2A और H2B इन दोनों के 2 अणु, H3 और H4 इनके 2 अणु आपस में मिलकर के हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हिस्टोन अष्टक का। क्योंकि टोटल कितने अणु हो गए? 8 हो गए, 2 इसके 4, 6 और 8, ठीक है। टोटल यानी हिस्टोन अष्टक का निर्माण हो जाएगा। इस हिस्टोन अष्टक के चारों ओर 1 से 3/4 चक्कर लगाकर डीएनए लिपटा रहता है, ठीक है। इस प्रकार बनने वाली संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कहलाएगी। और ये जो डीएनए है जो 1 से 3/4 चक्कर लगाकर लिपटा हुआ है, इसमें 200 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए है, इस डीएनए को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। इस लिंकर डीएनए में 80 नाइट्रोजनी क्षारीय गुण पाए जाते हैं और H1
हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जो 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन है इसमें से जो H1 है, क्योंकि H2 H2B H3 H4 तो इसमें आ गए न्यूक्लियोसोम बनाने में। हिस्टोन अष्टक का निर्माण किसने किया? H2A H2B H3 H4 ने। ठीक है, बच्ची कौन सी? H1। मैंने क्या बताया? 5 प्रकार की प्रोटीन भाग लेती है, तो इसमें से जो लिंकर डीएनए है इसमें पाई जाती है कौन सी? H1 प्रोटीन। 5वीं प्रोटीन का उपयोग हो गया। ठीक है, तो यानी ये कहलाता है लिंकर डीएनए। इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन। ये संरचना जो बनी हुई है इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन है ये हल्के रंग का होता है, ढीले रूप में बंधा हुआ है, आरएनए अनुलेखन में भाग लेता है। अनुलेखन मैंने कल आपको बताया था, आरएनए अनुलेखन में भाग लेगा। हेटेरोक्रोमेटिन है, इसका विपरीत कर लो, गहरे रंग का होता है, मजबूत बना हुआ है, प्रोटीन है वो मजबूती से बंधी रहती है इसके चारों ओर, और ये आरएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेता। क्लियर? तो इस तरीके से होता है, यानी 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, जिसमें से आपका जो यूक्रोमेटिन है ये हल्के रंग का ढीले रूप में बना हुआ है, आरएनए अनुलेखन में भाग लेगा, और जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये गहरे रंग का है, मजबूती से बंधा हुआ है, जो प्रोटीन है वो पूरे तरीके से अच्छी जुड़ी हुई है। अब उसमें प्रोटीन एकदम कसी हुई है तो ये आरएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे पूरा। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का। ठीक है, तो यानी ऋणावेश से डीएनए के चारों ओर धनावेश से हिस्टोन प्रोटीन लिपटी रहती है और बनने वाली संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन भाग लेती है, H1 H2A H2B H3 और H4। ठीक है, H1 H2A H2B में लाइसिन की, H3 H4 में आर्जिनिन की अधिकता होती है। H2A H2B H3 और H4 के 2 अणु आपस में मिलकर के हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है 8 अणु है तो हिस्टोन अष्टक को बोलेंगे। इस हिस्टोन अष्टक के चारों ओर 1 से 3/4 चक्कर लगाकर डीएनए लिपटा रहता है। ठीक है, इस प्रकार बनने वाली संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है। और इस डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं? 200 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। इसी प्रकार जब दूसरा न्यूक्लियोसोम बनेगा तो 2 न्यूक्लियोसोम हो जाएंगे। इन न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए क्या कहलाएगा? लिंकर डीएनए कहलाएगा। इसमें H1 हिस्टोन प्रोटीन और 80 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बनने वाली संरचना, इसमें 2 क्षेत्र दिखाई देते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन है ये हल्के रंग का होता है, आरएनए अनुलेखन में भाग लेता है, ढीले रूप में बंधा हुआ है, यानी इसमें लूज होता है, जो प्रोटीन वगैरह है वो सब। हेटेरोक्रोमेटिन गहरे रंग का क्षेत्र दिखाई देगा आपको। ठीक है, मजबूती से बंधा हुआ होगा, आरएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ई कोलाई जीवाणु में डीएनए की लंबाई, ई कोलाई जीवाणु में डीएनए की लंबाई 1.36 mm 1.36 mm होती है। देखिए ये है H2A H2B H3 H4। ठीक है, इनके 2 अणु हैं। H2A इसका एक पीछे है, इसके वो आपको दिखेगा नहीं बोर्ड के पीछे। H2B है, इसका भी बोर्ड के पीछे वो नहीं दिखेगा। H3 और H4। ठीक है, नहीं दिखेगा ना? नहीं ऐसे नहीं दिखाते अपन। ठीक है, तो यानी 2 अणु है, टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है,
तो स्टोन अष्टक का निर्माण हो रहा है और हो गया। ठीक है, तो ये स्टोन अष्टक बनने वाली संरचना स्टोन अष्टक कहलाती है। और इसी तरीके से इसके पीछे एक और न्यूक्लियोसोम बैठा हुआ है जो आपको दिखेगा नहीं, और उन न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए है जो कहलाता है क्या, लिंकर डीएनए। तो हम बनाने जा रहे हैं, लिंकर डीएनए तो बन चुका है ये वाला, और ये जो डीएनए आपको जो मैं बना रहा हूँ, ये डीएनए कौन सा है आपको पता है? 1 से 3/4 चक्कर लगा करके जो लिपटा हुआ डीएनए वो है। इस तरीके की संरचना बनेगी। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके पीछे घुमा वो तो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, यहाँ पर आके निकल आया, यहाँ से फिर इसने इस तरीके से घुमाव लगाया और फिर ये अंदर चला गया इसके पीछे की ओर, वो आपको दिखेगा नहीं, फिर ऊपर निकल आया और इधर निकल गया। ठीक है, ये इस प्रकार की संरचना है। ये है लिंकर डीएनए, इसमें पाई जाती है H1 स्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनी हुई संरचना है न्यूक्लियोसोम की। छाप लो फटाफट से। हाँ चाहिए सर, नहीं मजा आयो तो आनू नहीं चाहिए। पढ़ने में मजा कब आता? क्या पता लगाया? ये पता लगाया कि यानी जो कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र और डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अधिकांश कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र और डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये यह नहीं पता लगा पाए, इधर देखो, ये आपके आगे वाले आकाश, लेकिन ये यह नहीं पता लगा पाए कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, कौन कौन? ग्रेगर मेंडल, वही आप यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, वाल्टर सटटन और टीएच मॉर्गन। ठीक है, ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटटन और थॉमस एंड मॉर्गन, इन्होंने काफी प्रयोग किए, लेकिन इन्होंने ये बताया कि अधिकांश कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र और डीएनए पाया जाता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। ये खोज नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी प्रयोग हुए और 1926 तक ये कार्य करते रहे। उसके बाद 1928 में रूपांतरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये रूपांतरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था ग्रिफिथ ने। ठीक है, ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इस रूपांतरीय सिद्धांत के आधार पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। इसमें आपको आनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध करने के लिए 3 प्रयोग पढ़ने हैं, बड़े बड़े वाले। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, इसको सिद्ध करने के लिए आपको कितने प्रयोग पढ़ने हैं? 3। सबसे पहला यानी ग्रिफिथ का पढ़ेंगे, ये छोटा सा प्रयोग है। उसके बाद में हर्शे और चेस का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी? मेरी। हर्शे और चेस का प्रयोग पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल का प्रयोग। ठीक है, ये गेट के बगल में अलमारी में रखी हुई थी ना, अंदर जाओगे गेट खोलो, अलमारी में रखी होगी बाइक की चाबी। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया? कितने प्रयोग पढ़ने हैं? 3। कौन कौन से?
पहला है ग्रिफिथ का, दूसरा अर्से और चेस का प्रयोग, तीसरा मैथ्यू मेल्थेसन और फ्रैंकलिन स्टाइल का प्रयोग। इनको कई वर्ष लग गए यही सिद्ध करने में कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। अरे वो गेट के जस्ट बगल में अलमारी है, अलमारी के सेकंड नंबर की अलमारी में होगी, ठीक है। नहीं इसमें तो यही है। तो आप हेडिंग बनाइए ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत, ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। सिंपल है, ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। देखिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ वैज्ञानिक हैं, (1928) में इन्होंने रूपांतरीय सिद्धांत दिया। सन याद रखने आपको मैं बहुत कम लिखाता हूँ, जो केवल इम्पोर्टेंट है वही लिखाता हूँ मैं, ठीक है। द्विरज्जु मॉडल का प्रतिपादित किया, ठीक है। जिनकी आवश्यकता है केवल वो लिखानी है, तो वो आपको जैसे आसानी से याद कर सके, नहीं तो हर किसी की लिखोगे आपको याद नहीं होगी, कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करोगे सब, ठीक है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्या है ये, न्यूमोनिया उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, इस पर इन्होंने कार्य किया, ठीक है। संवर्धन प्लेट में इन्होंने इसकी वृद्धि कराई, ठीक है। प्रयोग करने वाली प्लेट होती है इनकी, ठीक है, इन्हें संवर्धन प्लेट कहते हैं, जिसमें जीवाणुओं की यानी वृद्धि कराई इन्होंने, बैक्टीरिया को बढ़ाया, ग्रोथ कराया, यानी एक से अधिक बैक्टीरिया बनाए। तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि संवर्धन प्लेट में वृद्धि कराने पर यहाँ 2 प्रकार के बैक्टीरिया बने, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें चिकनी बहुशर्कराइड आवरण बना, ठीक है, यानी जिसमें चिकनी बहुशर्कराइड आवरण बना था, जिसे इन्होंने नाम दिया एस प्रभेद। क्या नाम दिया, एस प्रभेद या उग्र प्रभेद। और दूसरा था जिसमें ये आवरण नहीं बना, जिसे नाम दिया आर प्रभेद या अनुग्र प्रभेद। ध्यान दीजिए, सिंपल है, यानी 2 प्रकार के बैक्टीरिया मिल गए इनको, ठीक है। यानी कुछ ऐसे थे जिनमें चिकना बहुशर्कराइड आवरण बन रहा था, ठीक है, जिसे एस प्रभेद नाम दिया। कुछ ऐसे थे जिनमें नहीं बन रहा था, इन्हें इन्होंने आर प्रभेद नाम दे दिया। क्लियर, 2 प्रकार की जाति हो गई कुल मिलाकर के, 2 प्रकार की स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की 2 प्रकार की जाति हो गई। तो ये चिकना बहुशर्कराइड आवरण था जिसको एस प्रभेद नाम दिया, उग्र प्रभेद, और दूसरा था आर प्रभेद, जिसे अनुग्र प्रभेद कहा गया। और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किए, बेचारे चूहे मार दिए थे इन्होंने, अत्याचार हुआ चूहों पर। इन्होंने क्या किया, आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया। चूहा उछल कूद कर रहा है, चूहा जीवित रहा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया। बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, चूहा मर जाता है। क्यों, वाई दिस, जेचो, बताइए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, सो गए भाई साहब, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हो गया। यहाँ न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ। एक सामान्य मच्छर आपको काट लेता है तो जरूरी थोड़ी है डेंगू हो जाए, और एक मच्छर ऐसा होता है डेंगू करके मानता है, ठीक है, जिसके यानी लार में स्पोरोजोइट होता है, मलेरिया करने वाला या डेंगू करने वाले जो हैं, ठीक है, वो आपके अंदर छोड़ देंगे तो हो जाएगा, जिनमें नहीं है तो कैसे हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आर प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया, चूहा जीवित रहता है, इसको न्यूमोनिया नहीं हुआ। एस प्रभेद उग्र प्रभेद यानी चूहे में प्रवेश कराया, चूहा मर गया क्योंकि उसको न्यूमोनिया हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, अभी माने नहीं है, जो एस प्रभेद था इसको ताप मृत कर दिया, यानी गर्म कर दिया।
ताप मृत करने के बाद इसको चूहे में प्रवेश कराया, चूहा उछल कूद करता है, ठीक है, चूहा जीवित रहता है। नहीं, नया था, फ्रेश। अगली बार फिर क्या हुआ, अभी माने नहीं, अगली बार इन्होंने क्या किया, एस प्रभेद ली, ये तापमृत था, निमंग मारे, प्लस आर प्रभेद के साथ में प्रवेश कराया इन्होंने, चूहे में प्रवेश करा, चूहा भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है कि नहीं, क्या गड़बड़ है वो देखनी है इधर। तो आर प्रभेद है, चूहे में प्रवेश कराया, चूहा जीवित है। अब एस प्रभेद है, चूहे में प्रवेश कराया, चूहा मर गया। यहाँ एस प्रभेद को गर्म कर दिया, चूहा बच गया। लेकिन एस प्रभेद तापमृत है, यही वाली है ना, और ये वाला है। अब यहाँ चूहा कैसे मर गया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताइए, क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ चूहा मर गया, बताओ क्या कारण है जिसकी वजह से चूहा मर गया, कोई बताएगा? 1 रुपये का इनाम दूंगा उसको मैं। अच्छा, संगठन में मरे हुए में क्या शक्ति है भाई? देखिए, जहाँ पहुँचना है वहाँ आप 2-4 साल में नहीं पहुँच पाओगे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो एस प्रभेद तापमृत एस प्रभेद का कोई अवयव आर प्रभेद में चला जाता है, तापमृत एस प्रभेद का कोई अवयव आर प्रभेद में प्रवेश कर जाता है। कल ही मैंने आपको समझाया था, इसको ये अपनी कोशिका मानता है, वृद्धि करने लग जाता है, और आर प्रभेद अब क्या बन गया, एस प्रभेद। आर थोड़ी रहा, एस प्रभेद, और इसने निमोनिया किया, ये मर गया। तो इन्होंने इस आधार पर अनुमान लगाया कि तापमृत एस प्रभेद का कोई अवयव आर प्रभेद में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न होता है और चूहा मर जाता है। ये है ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत, ठीक है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को इन्होंने संवर्धन प्लेट में वृद्धि कराई। 2 प्रकार की प्रभेद थी, चिकनी बहुशर्कराइड आवरण बनाता है, एस प्रभेद या उग्र प्रभेद नाम दिया। दूसरा आर प्रभेद यानी अनुग्र प्रभेद था। इन्होंने देखा कि आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, चूहा जीवित रहता है, न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ। एस प्रभेद उग्र प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, चूहे को न्यूमोनिया रोग हो जाता है, चूहा मर जाता है। और एस प्रभेद को तापमृत करने पर चूहे में प्रवेश कराते हैं तो चूहा जीवित रहता है। लेकिन तापमृत एस प्रभेद और आर प्रभेद दोनों को एक साथ प्रवेश कराते हैं, तो यहाँ पर एस प्रभेद का कोई अवयव आर प्रभेद में प्रवेश कर जाता है और इसे एस प्रभेद में परिवर्तित कर देता है, जिससे चूहे में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होता है और चूहा मर जाता है। सिंपल है कि नहीं है? इसमें कुछ रटने की आवश्यकता है? कुछ भी है रटने की आवश्यकता